हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेटेड सेपियंस। और दोस्तों, अब हम कोशिश करेंगे स्लोली स्लोली एक एक टॉपिक कवर करने का। कोशिश करूंगा मैं दिन में 2 वीडियोस डाल दूं सो दैट आप पे एकदम से लोड ना पड़े और आप बहुत आसानी से चीज़ों को देख और समझ पाओ। ठीक है, वीडियो की लेंथ कोशिश करूंगा छोटी रखने के लिए सो दैट कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम व्यूज मतलब देख पाओ, आराम से समझ पाओ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आई शुड कंटिन्यू विद द ओल्ड मेथड जहां पे मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स कवर अप करता था, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, 2 सब्जेक्ट की बजाय अब मैं सोच रहा हूँ यूजुअली इट विल बी बेटर कि एक दिन में मैं 2 वीडियोस निकाल दूं, है ना। आई शुड ब्रिंग इन 2 वीडियोस, नॉट टू इंक्रीज द वीडियो काउंट बट टू इंक्रीज द व्यूअरशिप। व्यूअरशिप इन द सेंस कि मतलब आप देख पाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एवरेज जो व्यूअरशिप जो आ रही है, एवरेज व्यू मिनट्स हो रहे हैं वो काफी कम है ना। तो प्लीज लेट मी नो योर ओपिनियन ऑन दिस। अगर आपको लगता है कि एक दिन में एक बार में 2 सब्जेक्ट एक स्ट्रेच में 1.5 घंटा मतलब या 1 घंटे की वीडियो ठीक है तो आई विल कंटिन्यू विद दैट। अगर नहीं तो हम 2 वीडियो वाले फॉर्मेट से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है डी प्रकाश और मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दो बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेजेस की है। उसके बाद 2 बार मैंने मीन्स लिखा है, 2019 और 2020 का। ठीक है, तो या डेफिनेटली इसके बाद फिर मैंने बहुत जगह पे काम किया। अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट आईएएस जो काफ़ी अच्छा कोचिंग है यहाँ पे कंटेंट डेवलपर के तौर पे। उसके बाद प्रेप शिक्षा में, है ना, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा था। इसके पहले भी मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता था। ठीक है, एंड देन अन अकेडमी में, और अभी मैं आप सभी के सामने हूँ अपने आपके अपने प्लेटफॉर्म पे एजुकेटेड सेपियंस। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है दोस्तों, ध्यान रखना। इसके अलावा इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है और साथ साथ हमारी खुद की वेबसाइट भी है जहां से आप सारे पीडीएफ ले सकते हो। ध्यान रखिएगा, जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई हैं। ऑल यू हैव टू डू इज लॉग इन। ठीक है, लॉग इन करना है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और रहेगी, प्लीज मेक श्योर कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। ठीक है, 369 आप लोगों की मतलब मेहनत और प्यार का नतीजा है ना। 369 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं, 500 प्लस जाना है। ध्यान रखिएगा, कोशिश करना है इस मंथ के एंड से पहले पहले 500 प्लस हो जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं 2 मिनट सीरीज में जो प्लान करके बैठा हूँ काफी दिनों से, ये चालू कर सकता हूँ, रील्स और पोस्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज मुझे लगती है आज इस पिछले वीक में जो घटी है, दैट इज ट्राइबल फॉरेस्ट राइट्स। क्या चीज? ट्राइबल्स का जो जंगल का अधिकार है। ठीक है, इसी के पीछे यदि आपको ध्यान हो, पत्थरगढ़ी मूवमेंट चला था। चलिए, पत्थरगढ़ी तो एक नेगेटिव एग्जांपल हो गया। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू सी, वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल इनवाइटेड नेटिव पीपल, है ना, इनवाइटेड नेटिव पीपल टू हेल्प फॉरेस्ट ऑफिसर, है ना, टू हेल्प फॉरेस्ट ऑफिसर टू कंजर्व द फॉरेस्ट, है ना, टू कंजर्व द फॉरेस्ट, एंड दैट वर्कड मिराक्युलसली। व्हाई? बिकॉज देखो, फॉरेस्ट के बारे में फॉरेस्ट पीपल से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, है ना। और दूसरी चीज, एक और चीज होती है कि देखो, कहीं भी ब्यूरोक्रेसी, व्हाई इज इट द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, है ना, ब्यूरोक्रेसी। जैसे आप लोग भी जाओगे, ठीक है, ब्यूरोक्रेट बन करके, व्हाई यू विल बी द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस? वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस क्यों रहोगे आप? एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यू आर नॉट द स्टेक होल्डर, यू आर नॉट द डायरेक्ट स्टेक होल्डर इन दिस पार्ट। क्यों? क्योंकि अगर जंगल कट जाएगा, इफ द फॉरेस्ट विल बी कट डाउन, व्हाट इज योर स्टेक? भाई आपका क्या जा रहा है? आपने तो ऑर्डर पास कर दिए, जिसका जा रहा है उससे पूछिए कि उसके लिए क्या दिक्कत है, क्या गया उसका, है ना। तो दे शुड बी द वन जो कि चॉइस करें, जो कि उस राइट के बारे में बात करें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है मतलब स्पेलिंग गलत थी, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, स्पेलिंग में जाइए। बेसिकली मैं बस बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दे आर रेयरली, है ना, अ स्टेक होल्डर। ध्यान रखिए, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं दे आर रेयरली अ स्टेक होल्डर। ठीक है, डायरेक्ट स्टेक होल्डर इन द पीपल्स वेलफेयर, है ना। गांव में कहीं पानी आ रहा है, कहीं पे खुश मतलब बिजली आ रही है ना। at some place there is electricity which is coming up, at some places if there is water coming up or not going, मतलब पानी नहीं आ रहा है तो भी आपका क्या जा रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको तो भाई आपकी फिक्स मंथली सैलरी आ रही है, योर फिक्स मंथली सैलरी विल कम वट एवर बी द केस, है ना। at max what we will do, we will transfer you if you perform very poorly, है। तो ये समझिएगा। लेकिन ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? ऑब्वियस ही बात है, इनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा। इसीलिए इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए हम स्टेक होल्डर अप्रोच अपनाते हैं। ये नया मैनेजमेंट का मेथड है जहाँ पे स्टेक होल्डर्स ही खुद को मैनेज करते हैं, पब्लिक रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब देखो आज की डेट में जन भागीदारी का कॉन्सेप्ट आया और यू वोंट बिलीव देयर आर एम्पल नंबर ऑफ केसेस
गुजरात में भी अभी हम आए अहमदाबाद में थे, तो भी गुजरात में एक केस पढ़ाया जा रहा था हमें, जहां पे लोगों ने गवर्नमेंट से अल्टुगेदर मदद लेने तक से मना कर दिया। विधायक साहब या जो भी मतलब आपके एमपी साहब खुद गए कि भाई एमपी लैड से फंड से मैं दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, स्टिल दे सेड स्ट्रिक्टली नो, नो मींस नो, वी आर द स्टेक होल्डर्स, so we will manage, and eventually that forest irrigation department of that district transferred the right ownership of that canal to the local people, लोकल लोगों को जो नहर थी उसका पूरा राइट ट्रांसफर कर दिया गया। सेम तरीके से आप देखिए ट्राइबल फॉरेस्ट राइट्स है ना, इससे फायदा क्या होता है, मैंने एक और चीज अभी कुछ दिन पहले भी आपको बताई थी, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, राइट। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के बारे में एक बार पढ़िएगा, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। इस तरह की प्रॉपर्टी को आप क्या कर देते हो, पूल गुड कर देते हो, है ना। पूल गुड मतलब कि क्या है, आपके पास चीजों को मिला करके, है ना, चीजों को मिला करके आपने इसका एक ओनर तय कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, एक फॉरेस्ट एरिया है, आपने तय कर दिया कि इस गांव के लोग ही, इस गांव के लोग ही इस जंगल के इस हिस्से को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जब ये जो है गांव के लोग ही यूज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है गांव वालों की ओनरशिप हो गई। जब गांव वालों की ओनरशिप हो गई तो फिर गांव वालों को अगर प्रॉपर्ली ट्रेन करें, अगर हम प्रॉपर्ली ट्रेन करें, व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट कंजर्विंग इट एज इफ दैट इज देयर ओन, वो खुद का है, ठीक है। as many as 10 villages in the protected areas of छत्तीसगढ़, ध्यान रखिए छत्तीसगढ़ में ये हुआ है सिचुएशन, जहां पे 10 विलेजेस को कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स दिए गए, CFRR दिए गए, जो कि आदिवासी दिवस के दिन दिए गए थे 9 अगस्त को, ठीक है। लेकिन कारी पानी और बुद्रा दो रीजन थे जहां पे ये नहीं हो पाया था, 10 विलेजेस को दे दिए गए, कारी पानी और बुद्रा में ये रह गया, ठीक है। अब देखिए कारी पानी और बुद्रा के जो विलेजर्स हैं, इन्होंने काफी मास लेवल पे एफोरेस्टेशन किया था 100 एकड़ के ऊपर, और ये लोग चाहते थे देखो ये पूरा जो जंगल है, ये पूरा जंगल हमारे एफर्ट मतलब हमारे राइट्स के अंदर आना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है उनके अंदर डिसकंटेंट आएगा, है ना। और जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट रिसोर्स राइट क्या है चीज है, ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स क्या चीज है, सेक्शन 311 है ना, सेक्शन 311 ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के हिसाब से देखो, राइट रिकॉग्नाइज द राइट्स टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट एंड कंजर्व और मैनेज द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। तो ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, जो नेटिव ट्राइब्स हैं, इनके आधार जो अधिकार है, इनका जो अधिकार है कि देखो ये प्रोटेक्ट करें, रीजनरेट करें, मैनेज करें, कंजर्व करें, जो भी लोकल रिसोर्स है उसको इनको देता है, ठीक है। इट अलाउ द कम्युनिटी टू फॉर्मुलेट रूल्स फॉर फॉरेस्ट यूज बाय इटसेल्फ। ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट इज इन द हैंड्स ऑफ ग्राम सभा, ध्यान रखना है यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अब सवाल यूपीएससी क्या पूछ सकता है, ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट इज स्टिल हेल्ड विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बट मैनेज्ड बाय ग्राम सभा। अब आप हो गए कंफ्यूज क्यों हो गया, ऑब्वियसली बात है आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, है ना। तो ये चीज गलती मत करना कि ओनरशिप भी पूरा ट्रांसफर कर दी जाती है ग्राम सभा के पास, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का से ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो छत्तीसगढ़ जो है ना, ये दूसरा स्टेट है, तो देखो ऐसी बात नहीं है, छत्तीसगढ़ की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, कि भाई देखो इन दो गांवों को मतलब इन्होंने राइट्स नहीं दिए, कारी पानी बुद्रा गांव को, है ना। दे आर द सेकंड स्टेट व्हिच इज वेरी वेरी बिग, मतलब माइलस्टोन कह सकते हो आप, सेकंड स्टेट टू रिकॉग्नाइज CFR राइट्स इनसाइड अ नेशनल पार्क, दैट इज कांगेर घाटी नेशनल पार्क में इन्होंने CFR राइट्स दिए हुए हैं। ध्यान रखिए 2016 में ओडिशा पहला राज्य ऐसा था जिसने सिमलीपाल नेशनल पार्क में CFR को आइडेंटिफाई किया था, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को आइडेंटिफाई किया था। आई होप ये बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो सुप्रीम कोर्ट, इट इज माय गुड लक या जो भी कहिए, कि जिस दिन हम लोग मतलब बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज 27th ऑफ सितंबर को हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, और आज ही के दिन पहला सेशन लाइव स्ट्रीम हुआ है। इसका नाम है NIC, एक मिनट मैंने खोला हुआ था जस्ट अभी, यहाँ लेक्चर लेंस पे जस्ट खोल ही रहा था मैं, NIC वेब कास्ट, है ना। और यहाँ पे कौन सा मुद्दा डिस्कस किया जा रहा है, जो पहला लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ है, ध्यान रखिए फर्स्ट लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ है। द इशू which is being discussed is EWS quota, should it be there or not be there, है ना। EWS कोटा की बात चल रही है, ध्यान रखिए, लाइव स्ट्रीम ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स की बात कही गई है। ध्यान रखिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है भाई देखो इसकी जो भी प्रोसीडिंग्स है,
स्पेसिफिकली क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केसेस की। ये लाइव स्ट्रीम होगी और 27 सितंबर यानी कि आज के दिन से ही सुनी जाएगी। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस में मतलब ये जजमेंट आया है। स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए केस कल्मिनेट हुआ है ना। और इन्होंने कहा है देखो, एपेक्स कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए राइट टू एक्सेस जस्टिस को इंश्योर करेगी अंडर आर्टिकल 21। तो देखो एक और सवाल यहाँ पे डायरेक्ट आ सकता है, which of the following rights are incorporated or extended are in the extended definition of article 21। आर्टिकल 21 के जो विस्तार स्वरूप मतलब विस्तारित अधिकार है उनमें कौन सा शामिल है। ठीक है, तो राइट टू एक्सेस जस्टिस भी उसमें शामिल है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, राइट टू क्लीन एटमॉस्फेयर भी शामिल है उसमें, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। गुजरात हाई कोर्ट वाज फर्स्ट हाई कोर्ट टू लाइव स्ट्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स फॉलोड बाय कर्नाटका हाई कोर्ट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रिकमेंडेशन क्या दी गई है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ध्यान रखें लाइव स्ट्रीमिंग मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोर्ट। ठीक है, पायलट बेसिस पे कीजिए और केवल कौन सी बेंचेस में कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केसेस में ही कीजिए अभी के लिए। ठीक है, ये कितना सक्सेसफुल होता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि भैया सारी कोर्ट्स को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने ये भी कहा कि देखो कोर्ट को काफी ज्यादा रिस्ट्रेंट ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए किन केसेस में, जहां पे मैट्रिमोनियल मैटर हो, जैसे दो हस्बैंड वाइफ लड़ पड़े हों, है ना, कोई डाइवोर्स का केस चल रहा हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको ओपनली ब्रॉडकास्ट करवा दोगे तो फिर जो रिकंसिलिएशन होते हैं उसके चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। प्लस दोनों पक्षों की बदनामी होती है, राइट टू लाइफ में भी वो इन्फ्रिंज करेगा, डिग्निफाइड लाइफ में इन्फ्रिंज करेगा। तो इसलिए मैट्रिमोनियल मैटर्स को हमें नहीं सुनना है या रिस्ट्रेंट ब्रॉडकास्टिंग के साथ सुनना है। ठीक है, मैटर्स इन्वॉल्विंग इंटरेस्ट ऑफ जुवेनाइल्स ध्यान रखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमारे पास है। हम मानते हैं ऐसा कि देखो जो लॉ है उसको रिफॉर्म करने के लिए होना चाहिए, और जुवेनाइल्स जो होते हैं अभी कच्चे घड़े के समान होते हैं, जो बहुत प्रिमिटिव एज में होते हैं, और वहां धोखे में अगर किसी ने क्राइम कर भी दिया, वी शुड गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑब्वियस ही बात है, इस पे तो हम बाहर से नहीं कर सकते। मैटर्स दैट रिलेटिंग टू सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप, ऑब्वियस ही बात है, इसमें लड़कियों के लिए खास तौर से दिक्कत होती है उनको सामने आने में, और अगर मान लो फॉल्स एक्यूजिशन हुआ तब भी जो मेल है उसकी बदनामी तो हो चुकी होती है ना। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि भाई इस पे थोड़ा रिस्ट्रेंट लगाइए, मतलब इतना ज्यादा ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते उसको। पब्लिसिटी वुड बी एंटीथिकल टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल है। केसेस व्हिच मे प्रोवोक सेंटिमेंट्स एंड अराउज पैशन एंड प्रोवोक एनिमिटी अमंग कम्युनिटीज। इसके बेनिफिट क्या होंगे दोस्तों, एक चीज समझिएगा, डीकंजेशन ऑफ कोर्ट्स होगा, कोर्ट में मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भड़का नहीं रहेगा, लोग बाहर ही बैठ करके दर्शक दीर्घा से मतलब अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूव फिजिकल एक्सेस टू कोर्ट फॉर लिटिगेंट्स हु हैव अदरवाइज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। सपोज कीजिए मैं बडिंग या एस्पायरिंग है ना, एस्पायरिंग लॉयर है, ठीक है, एंड आई वांट टू लिसन कि भाई कैसे वहां पे क्या दलीलें दी जाती हैं, कैसे बात की जाती हैं, तो मैं एटलीस्ट सुन के जान सकता हूँ कि भाई देखो ये चीज ऐसे से बोला जाता है, यहाँ पे ये प्रोटोकॉल होता है, और इस तरीके से मुझे जिरा करनी है, बहस करनी है। एक और चीज बताता चलूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप हमेशा खुद के लॉयर बन सकते हो, आप खुद के लॉयर बन सकते हो, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। यू कैन ऑलवेज फाइट योर ओन केस, ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट लॉयर। ठीक है, लॉ की डिग्री जरूरी नहीं होती है। सिनेरियो दूसरे देशों की अगर मैं बात करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स में 1955 से ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है, और ओरल आर्ग्यूमेंट्स का ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल रहता है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं, लाइव और डिलेड ब्रॉडकास्टिंग अलाउड है, बट प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स डिफर अक्रॉस कोर्ट्स, डिफरेंट कोर्ट्स में डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। ब्राजील की बात करें 2002 से लाइव वीडियो एंड ऑडियो ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है, कनाडा में भी ऐसा देखने को मिलता है। साथ साथ साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो मीडिया टू ब्रॉडकास्ट कोर्ट प्रोसीडिंग इन क्रिमिनल मैटर में कोर्ट प्रोसीडिंग ब्रॉडकास्ट कर सकता है एज एन एक्सटेंशन टू राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आई होप इट क्रिस्टल क्लियर है। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस स्पेसिफिकली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है मेंस के आंसर के कंक्लूजन लिखने में, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। एसोसिएटेड कंसर्न क्या है, देखो दोस्तों एक चीज समझना, वीडियो क्लिप्स ऑफ द प्रोसीडिंग जो होती हैं ये इंडियन कोर्ट से निकाल करके सोशल मीडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, इसके साथ सेंसेशनल टाइटल जोड़ दिया जाता है, कॉन्टेक्स्ट बदल दिया जाता है। अब सपोज कीजिए कि कोई जज पूछ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि वहां राम मंदिर था ही नहीं, है ना, वहां पे लिख देंगे जज ने कहा राम मंदिर था ही नहीं, है ना, और 2 क्वेश्चन मार्क जबरदस्ती का जोड़ देंगे, है ना, राम मंदिर था ही नहीं, है ना, जज ने ऐसा क्यों कहा राम मंदिर था ही नहीं, है ना। तो मतलब
कॉन्टेक्स्ट कुछ और बात हो रही है, हो सकता है कि मतलब वो कुछ और किस्सा सुन रहे हो, बाबरी मस्जिद केस सुन रहे हो, है ना, कुछ और का कुछ और कॉन्टेक्स्ट निकाल कर छोटी सी क्लिपिंग किसी भी कॉन्टेक्स्ट में चलाई जा सकती है, तो ये बहुत गलत हो जाए छवि के लिए, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। आर लीडिंग टू स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अमंग द पब्लिक, ऑब्वियस सी बात है। वैसे भी कहा जाता है फेक न्यूज आजकल डबल रफ्तार से चलती है एज कम्पेयर टू रियल न्यूज, है ना, कि चटपटी होती है ना, मसालेदार होती है, मजा आता है देख करके, वाह, है ना, पूरा एकदम मतलब वो उसकी फील देती है सीरियल्स की, ठीक है। कॉमर्शियल एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिए, ब्रॉडकास्टर्स का भी मतलब कंसर्न है कि भाई देखो, कॉमर्शियल एग्रीमेंट हो गया ब्रॉडकास्टर से तो एक फायदा कमाने का सोर्स बन जाएगा, ठीक है। अनऑथोराइज्ड reproduction of live streaming videos is another cause for concern as its regulation will be very difficult at the government's end। एक बार अगर ये पब्लिक डोमेन में आने लग गया, यूट्यूब पे स्ट्रीम होने लग गया, तो फिर ये दिक्कत हो सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगली जो न्यूज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन। देखो, कैश डोनेशन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज दिखाती हैं कि भाई हमें तो कैश डोनेशन मिला है। एक्चुअली ये कैश डोनेशन क्या होता है, ब्लैक मनी को छुपाने का तरीका होता है ना। आपको भी पता है बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहाया जाता है इलेक्शन जीतने के लिए, और इलेक्शन जीत करके ऑब्वियसली वो पैसा दुगने रेट से आपसे वसूला जाता है ना? तो ईसीआई ने कोशिश की है कैश डोनेशन पे बैन लगाने की, लिमिट लगाने की, एक्चुअली बैन नहीं लगाने की, लिमिट लगाने की। ECI has suggested a slew of amendments to RPA 1951 to increase transparency and accountability on the part of candidates, ठीक है। कंसर्न क्या आ रहे हैं, डोनेशन रिपोर्टेड बाय सम पॉलिटिकल पार्टीज वर nil, donations were nil, their audited account statement showed receipt of huge amounts proving large scale transaction in cash below the threshold limit of 20,000। violation of foreign exchange regulation, obviously बात है ये foreign exchange regulation का भी violation है। की रिकमेंडेशन की बात करें ECI से, है ना, all donations above ₹20,000 should be reported, enhancing transparency, obviously बात है 20,000 रुपए से मतलब कोई भी ऊपर का डोनेशन आपको मिलता है तो आपको उसको रिपोर्ट करना है ताकि हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सके, ये रिकमेंडेशन ECI की। इसके अलावा मेक डिजिटल ट्रांजैक्शन और अकाउंट पे चेक ट्रांसफर्स मैंडेटरी फॉर एक्सपेंसेस अबाउट 2,000 टू ए सिंगल एंटिटी और पर्सन, ठीक है। कोई भी पर्सन 2,000 रुपए से बड़ा का चंदा देना चाहता है तो भाई आप चेक के थ्रू दो ना, क्या दिक्कत है, या डिजिटली दो, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट कैश डोनेशन ऑफ 20% और एट मैक्सिमम ₹20 करोड़ आउट ऑफ टोटल फंड्स रिसीव्ड बाय ए पार्टी व्हिचएवर इज लेस। तो ध्यान रखिएगा, टोटल जितना भी आपको मतलब डोनेशन आता है उसका 20% या फिर 20 करोड़ रुपए, जो भी इसमें से मतलब कम हो, ऑब्वियस सी बात है ना, कम हो उसको आप क्या करोगे, बोलोगे भाई देखो इतना ही आप कैश में ले सकते हो, ठीक है। सेपरेट बैंक अकाउंट्स मेंटेन किए जाएं, साथ साथ सेग्रीगेट फॉरेन डोनेशन, तो ऑब्वियस सी बात है घर से जो डोनेशन आ रही है, फॉरेन डोनेशन आ रही है, इसके लिए अलग अलग अकाउंट में रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हो, ध्यान रखिए ये ऑटोनॉमस बॉडी है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। ये क्या करती है, बेसिकली यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाती है, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाती है। इलेक्शन कमिश्नर जो अमेंडमेंट एक्ट आया 1989 में, इसके बाद ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी बन गई। पहले शुरुआत में ECI केवल सिंगल मेंबर्ड बॉडी था, ध्यान रखिए 1989 के बाद से ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गई, मतलब 3 मेंबर्स हो गए, ठीक है। इसके पहले ECI वाज सिंगल मेंबर ऑफ बॉडी, है ना, एक ही पर्सन होते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। CEC एकमात्र पर्सन होते थे। जब 1989 में अमेंडमेंट किया तो CEC प्लस 2 EC बना दिया, ठीक है, 2 EC बना दिए। इज इट क्लियर? Part 15 of the Constitution deals with the election and establishes the commission for these matters। Election Commission was established on 25th January 1950। ध्यान रखिए 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था, जस्ट बिफोर आवर गणतंत्र दिवस, दैट इज रिपब्लिक डे, ठीक है, जस्ट बिफोर आवर रिपब्लिक डे। ECI ने लिमिट जो मतलब रखी है, इसमें देख लो ECI से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, क्यों ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। MPPSC में एक सवाल ऑलरेडी आ चुका है इससे रिलेटेड, UPSC में भी आ चुका है, और हरियाणा PSC में भी इससे रिलेटेड सवाल आ चुका है। तो कैन यू थिंक ऑफ दैट कि तीनों जगह पे इससे रिलेटेड सवाल आ चुके हैं। ऑलमोस्ट हर साल स्टेट PSC में एक आध सवाल कहीं ना कहीं रैंडम फंसता ही है किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल पे। तो एक चीज समझिएगा, यहाँ फंसाते कैसे हैं ये चीज समझिए, है ना। आपका पता है आर्टिकल 324 से 329 इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब वो देंगे लेट अस प्रिज्यूम दैट कि जैसे मतलब कि हाँ, कोर्ट्स कैन नॉट लिमिटेशन ऑन
लिमिटेशन ऑन कोर्ट्स पावर, है ना, ऑन कोर्ट्स पावर इन इलेक्टोरल मैटर has been mentioned in which article, has been mentioned in which article, है ना, mentioned in which article। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कोर्ट की पावर पे जो लिमिटेशन लगाई गई है जो चुनावी मुद्दे हैं उससे संबंधित, है ना, जो उस पर लिमिटेशन या उसकी जो पावर है उसको थोड़ा सा कर्टेल किया गया है, वो किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? ए आर्टिकल 324, ठीक है, बी आर्टिकल 92, ठीक है, सी आर्टिकल 74, डी आर्टिकल 329। अब देखो दोस्तों, इतना फैक्चुअल हो जाता है ये सवाल कि आदमी परेशान हो जाता है कि भाई इलेक्शन कमीशन मारेगा, इलेक्शन कमीशन से रिलेट करेगा। 324 329 दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जाएगा तो 92 94 इसके आजू बाजू कहीं ना कहीं आते हैं ये लोग, है ना। तो समझिएगा मतलब कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कई बार। तो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर इसके आंसर पिन पॉइंट पता है कि हाँ यही है तो ही अटेम्प्ट करना, अदरवाइज स्किप करने लायक ये सवाल होते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ सवाल स्किप करने के लिए बनते हैं। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज स्किप कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप ब्लफ, एलिमिनेशन कुछ भी नहीं लगा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि आर्टिकल 324 की मैं बात करता हूं तो सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन अपनी पावर कहां से विड्रॉ करता है? सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल की आर्टिकल 324 से करता है, ठीक है। आर्टिकल 325 क्या कहता है? नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम to be included into special electoral roll on the grounds of religion, race, caste और sex। इनके बेसिस पे कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और आपको बिल्कुल यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 325 से उभर के आता है, ठीक है। आर्टिकल 326 की अगर हम बात करते हैं, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट ऑन टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। तो एडल्ट सफरेज वर्ड कहां मेंशन है प्रॉपर्ली? 326 में। तो ध्यान रखिएगा 326 में कहा गया एडल्ट सफरेज होगा, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होगा, ठीक है। आर्टिकल 327 की अगर मैं बात करता हूं तो पावर ऑफ पार्लियामेंट है कि वो किसी भी इलेक्शन टू लेजिस्लेचर के लिए आर्टिकल्स या प्रोविजंस जो भी है बना सकती है, ठीक है। आर्टिकल 328 पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस ऑफ सच लेजिस्लेचर, ठीक है। आर्टिकल 329 की बात करें तो बार टू द इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर। तो इस तरीके से याद रखिए कि पहले तो भाई इलेक्शन कमीशन डिफाइन करेंगे, दूसरा आपको बताएंगे भैया देखो इस आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, तीसरे बताएंगे एडल्ट सफरेज होगा, चौथे में बताएंगे पार्लियामेंट की पावर, छठवें बताएंगे लेजिस्लेचर की पावर और साथ स्टेट लेजिस्लेचर की पावर, और 329 में बताएंगे कि भाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए 24 से 29, है ना। अब देखिए दोस्तों, यूरोप इज सीइंग अ फेनोमेना ऑफ राइज ऑफ राइट, है ना, राइज ऑफ राइट। अभी आप देखेंगे राइज ऑफ राइट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इटली में जो अभी काफी हद तक प्रोबेबल है जो नेक्स्ट पीएम बनेगी इटली में, द नेक्स्ट पीएम इज फार फार राइट एंड शी इज बीइंग कंपेयर्ड टू मुसोलिनी। मुसोलिनी अगर आपको पता हो तो काफी मतलब फेमस मतलब डिक्टेटर थे जिनकी लाइफ कुछ ऐसी चढ़ी और फिर वैसी ही गिरी भी। यू वोंट बिलीव कि लोगों ने इनको दौड़ा दौड़ा के मारा था, इनको वाइफ को, और उसके बाद इनकी लाश को टांग दिया गया था खुलेआम गेट पे। मतलब कैन यू थिंक ऑफ दैट? और ये राजा भी ऐसे ही बने, मतलब राजा मतलब पीएम भी ऐसे ही बने। कैसे? इन्होंने एक थ्रेटफुल लेटर लिखा कि देखो अगर आप नहीं करोगे तो हम चढ़ाई कर देंगे, है ना। और जो उस समय किंग थे ही सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ मुसोलिनी, ठीक है। तो राइज ऑफ राइट एक पूरा ग्लोबल फेनोमेना हमको देखने को मिल रहा है, और अब देखने को मिल रहा है कि नॉर्डिक मॉडल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में। क्यों? अब देखो सोशल इंडिकेटर्स में नॉर्डिक कंट्रीज वेयर एट द टॉप, है ना। नॉर्डिक कंट्रीज चाहे इक्वालिटी इंडेक्स हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी आप उठा लो, दे वेयर एट द टॉप, ठीक है। तो ये क्यों था? व्हाट इज नॉर्डिक मॉडल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी? पहले तो नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी ये जान लीजिए। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड, ये 5 कंट्रीज हैं जिनको हम नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। आई होप आपने जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े होंगे, मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर में अपार्ट फ्रॉम जीडीपी और इन सब से रिलेटेड ये कंट्रीज बेस्ट है ना। आपने भी देखा ये कंट्रीज बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है समझो, नॉर्डिक मॉडल में अगर मैं बात करता हूँ तो हाई टैक्सेस लिए जाते हैं लोगों से। जर्मनी में भी यही चीज चलती है, कहीं ना कहीं लोगों से हाई टैक्सेस लिए जाते हैं और उसको
लोगों पे ही खर्च दिया जाता है। लोगों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, फ्री हेल्थ केयर दी जाएगी, वेलफेयर स्कीम दी जाएगी। इज इट क्लियर? तो शायद आप भी कहीं ना कहीं यही कोशिश कर रही है। रादर वो तो इस पे भी बात नहीं करते, वो बोलते हैं भैया टैक्स ऑलरेडी बहुत हाई है, हम बस इफिशियंसी ला देंगे तो ये चीजें बेटर हो जाएगी, ये चीजें बेटर हो जाएंगी। बट ठीक है, मैं आपका किसी भी तरह से प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, है ना, नहीं मैं किसी तरह से बीजेपी के अगेंस्ट हूं, बट मैं जस्ट एक चीज बात बोल रहा हूं कि देखो हर जगह पे फ्रीबीज गलत नहीं है, तो अंधाधुंध अपोज मत करने लगना, ठीक है? क्योंकि मेंस में हो सकता है फ्रीबीज पे इस बार क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मेंस में फ्रीबीज पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? चलो आगे देखो, इन स्वीडन द न्यू राइट विंग गवर्नमेंट इज अबाउट टू फॉर्म which threatens the Nordic, also known as Scandinavian model of social democracy. आई होप आपको पता है कि ये जो स्टैंडर्ड फॉलोड इन स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये है क्या चीज? बेसिकली हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए देश जाने जाते हैं, लो इनकम डिस्पैरिटी के लिए जाने जाते हैं। यूनिक क्यों है? क्योंकि फ्री मार्केट कैपिटलाइजेशन और सोशल वेलफेयर दोनों कंबाइन किया गया बहुत करीने से, है ना? जो जितना ज्यादा कमाता है उतना ज्यादा टैक्स भरता है, ठीक है, और गवर्नमेंट उतना ही ज्यादा स्पेंड करती है सभी के फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और वेलफेयर स्कीम पे, ठीक है? एडवांटेज बताओ तो देखो, नॉर्डिक मॉडल जो है ये इक्वालिटी यील्ड करता है और सोशल मोबिलिटी इंश्योर करता है। Apart from that, everyone has free access to decent public services, which is very much important for all round development and right to equal opportunity. तो रियल सेंस में नॉर्डिक कंट्रीज ही हैं जो ये मतलब रियली इसको रिलेट कर पाती हैं, ठीक है? पीपल अपीयर हैप्पी टू पे देयर टैक्सेस एंड मेक श्योर दैट दिस कंटिन्यूज। द कलेक्टिव बेनिफिट्स आर मर्ज्ड विद एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिंग एन एफिशिएंट ब्लेंड ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, जिसको बोलते हैं कडली कैपिटलिज्म। ध्यान रखना, कडली कैपिटलिज्म is the key word which you can use, cuddly capitalism, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो टैक्सेस बहुत ज्यादा है, हाई डिग्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहता है, जीडीपी कम रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप मैक्सिमम जो इंसेंटिव है प्रॉफिट का वो तो खत्म कर दे रहे हो। इकोनॉमिक ग्रोथ भी लिमिटेड रहेगी, है ना, बट लोग खुश रहेंगे, है ना? द मॉडल रीडिस्ट्रीब्यूट्स एसेट्स, limits the amount of money available for personal spending and consumption and encourages reliance on government subsidized program, ठीक है? तो ध्यान रखना, प्रीवियस पे भी ये लिख सकते हो आप, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है? और बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूँ, एक मेंस का क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चैलेंजेस टू दिस मॉडल की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखो, एजिंग पॉपुलेशन, एज अ पॉपुलेशन बैलेंस शिफ्ट द अदर वे, बेनिफिट रिडक्शंस आर लाइकली आउटकम। ऑब्वियस सी बात है, अब काम करने वाले ज्यादा नहीं बचे तो इनकम कम हो जाएगी, गवर्नमेंट की इनकम मतलब वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी, है ना, इनकम कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है स्पेंडिंग फिर गड़बड़ा जाएगी, स्पेंडिंग भी कम होगी और इसके कारण फिर जो एल्डर केयर है वो कोलैप्स कर जाएगा। इज इट क्लियर? इमिग्रेशन जो है उस देश में जो लोग जा रहे हैं, ठीक है, उसके कारण सिग्निफिकेंट बर्डन टू द सिस्टम क्रिएट हो सकता है और इसके कारण भी डेमाइज हो सकता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, वे फॉरवर्ड के देखो इमिग्रेशन से वो कैसे हो सकता है कोलैप्स। अब समझो ईयू ने बहुत सारे सीरिया है और बाकी कंट्रीज से रेफ्यूजी ले लिए, ठीक है? अब ये जाकर के बस गए नॉर्वे में, सपोज कीजिए, स्वीडन में बस गए, ठीक है, स्वीडन बस गए, स्वीडन में एक सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गवर्नमेंट इंश्योर करती। अब ये जो रेफ्यूजीज पहुंचे, रेफ्यूजीज वोंट कंट्रीब्यूट दैट मच टू द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी में अभी तो एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं, है ना, बट दे विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऑब्वियस ही बात है, इनकम तो बढ़ी नहीं बट खर्चे अलग बढ़ गए, खर्चे अलग बढ़ गए, तो अब क्या होगा? क्राइसिस आएगा। इज इट क्लियर? वे फॉरवर्ड की बात करूं तो ध्यान रखिए, एजिंग पॉपुलेशन का एक फियर है, ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा इनके लिए खतरा बन रहा है और साथ ही साथ ग्रोइंग इमिग्रेशन जो है, इसके कारण जो इफिशिएंट वेलफेयर स्टेट था अभी तक नॉर्डिक मॉडल के फॉर्म में काम कर रहा था, ये टीयर अपार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए, टीयर अपार्ट हो जाएगा। इंडिया शायद इसीलिए वेलफेयर स्टेट में इस तरह से नहीं जाता कि भाई देखो फ्री में सब कुछ बांट दो, ठीक है? तो जो आप कर रही है कि भाई लोन माफ कर दो, है ना, ये माफ कर दो, वो माफ कर दो, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है? हाँ मैं मानता हूँ कि आप उसको कंपेयर करोगे अगर कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के लोन से तो आपको बुरा लग सकता है, ठीक है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो इंडस्ट्रियलिस्ट का लोन होता है उसे रीस्ट्रक्चर किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको रीस्ट्रक्चर किया जाता है, दे हैव टू पे बट लैट अमाउंट, ठीक है? Taxes can only increase so far and there is always the risk that more individualistic culture will begin to evolve. The Nordic model has been a habit of overcoming obstacles better than many critics have expected. There are reasons to believe the basic values behind it are so ingrained in these countries that they always existed in one form or another. ठीक है, ध्यान रखिए, ये वे फॉरवर्ड है। बेसिकली टैक्सेस को उतना ही बढ़ाओ जितना कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर के ऊपर रिस्क ना आए, ठीक है?
अब देखिए एक के बाद एक और बहुत वरिंग न्यूज है, दैट इज सीबीआई का जो जुरिस्डिक्शन है वो श्रिंक कर रहा है। आई होप आपको पता है कि सीबीआई जो है इंडिया की एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसी भी इंटरपोल से कनेक्ट करने के लिए, लाइजन करने के लिए। इज इट क्लियर? है ना? तो 3 फंक्शन मैंने आपको बता दिए, है ना? और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब ये किस तरह केसेस में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? करप्शन, ब्राइबरी, मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और या फिर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू जो कि स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे। ठीक है, अब देखो स्टैब्लिश कब किया गया था? 1941 में स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1941 में, मतलब कॉलोनियल एरा की पुलिस है। ठीक है, ये फोररनर ऑफ सीबीआई थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में एसपी जो रोल था, इसका ये रोल था कि देखो जिस पे ब्राइबरी का चार्ज, करप्शन का चार्ज लगे, उसको पकड़ करके सजा दिलवाओ। ठीक है, इंडियन वार एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में कोई ब्राइबरी करप्शन नहीं हो सके, क्योंकि वार जीतना सबसे इंपॉर्टेंट है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में लाया गया, और एसपी का सुपरविजन जो है वो होम डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। पहले किसमें होगा? डिफेंस में होगा। ऑब्वियस सी बात है, डिफेंस में ऑडिट की तरह काम करते थे ये। ठीक है, विजिलेंस की तरह काम करते थे ना, विजिलेंस रखते थे। 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? सीबीआई कर दिया। और सीबीआई जो है ये सांथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश की गई थी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, है ना, करप्शन 1962-64। अभी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर काम करती है। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। करंटली इट इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, अब एक चीज समझो क्या इश्यूज आ रहे हैं सीबीआई को। सबसे पहला इशू है सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस। अभी बंगाल में केस हुआ था सीबीआई के, या मतलब सीबीआई के पर्सनल गए वहां कुछ अरेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और स्टेट पुलिस ने उनको पकड़ के क्वारंटाइन कर दिया। ठीक है, तो दोनों ही पावर्स कॉन्करेंट है, और इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन दोनों का एक दूसरे के ऊपर चलता है, मतलब देयर इज ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन। तो एक पर्सन बोलता है मैं ये कर रहा हूँ, दूसरा बोलता है नहीं मैं ये नहीं करता, है ना। आरसी तलवार मर्डर केस में भी आपको आई होप याद है। ठीक है, हालांकि वहां तो सीबीआई इन्वॉल्व थी डायरेक्टली, और वो दोनों ही केसेस में वो उनके डायरेक्टर ने पलट दिया पूरा नैरेटिव। नैरो इन्वेस्टिगेशन एरिना की अगर मैं बात करता हूं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पार्टिकुलर स्टेट इज सब्जेक्टेड टू अप्रूवल बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल पे डिपेंड करता है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। फेस ऑफ विद अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ये सारी चीजें कई बार आपस में, ये सारी आपस में टकराती रहती हैं। ठीक है, कई बार कोऑपरेट भी करती हैं, कोऑर्डिनेट भी करती हैं, बट स्टिल दे ऑफन मतलब काउंटर एक्ट टू ईच अदर, है ना, काउंटर एक्ट ईच अदर। ध्यान रखिए इसके अलावा सीबीआई के पास कोई लीगल पावर नहीं है। ठीक है, ऑल इंडिया बेसिस पे काम करने के लिए इसके लिए इसको चाहिए होती है स्टेट्स की परमिशन, और स्टेट्स अब धीरे धीरे अपनी परमिशन वापस लेते जा रहे हैं। आप देखिए जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं, दे हैव टेकन बैक द परमिशन फ्रॉम द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट एनीवन, है ना, इन देयर स्टेट। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है सीबीआई को, इट इज अ केज्ड पैरोट, तोता है जो कि अपने मास्टर की वॉइस बोलता है ना, इट्स स्पीकिंग इन इट्स मास्टर्स वॉइस। In 2019, the CJI questioned the CBI's role in politically sensitive cases, suggesting a deep mismatch between institutional aspirations and governing politics. तो काफी ज्यादा मिसमैच है, ऑब्वियस सी बात है, इंस्टीट्यूशन की तरह काम नहीं कर रहा है। अब जो उसका वे फॉरवर्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे? सीबीआई को देखो स्टैट्यूटरी बैकिंग दो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, लीगल बॉडी बनाओ। अभी तक ये नॉन स्टैट्यूटरी है, प्रॉपर नहीं है, मतलब स्टैट्यूटरी है, आई मीन स्टैट्यूटरी है, बट स्टिल मतलब इसको प्रॉपर एक बैकिंग देना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा देयर इज नीड टू प्रोवाइड परमानेंट इंसुलेशन टू एजेंसीज लाइक सीबीआई। ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है भाई इनको परमानेंट इंसुलेशन दो, सो दैट किसी मिनिस्ट्री का, किसी का भी इनके ऊपर असर ना हो। इसके अलावा ऑफिसर्स के टेन्योर फिक्स रखो, कंसेंसस बिल्डिंग करो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ताकि उनकी सैंक्टिटी रहे, क्रेडिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रहे। इसके अलावा 24th रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस ऑन वर्किंग ऑफ सीबीआई, इसने क्या कहा? देखो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका क्रिएट करो, एक प्रॉपर ऑफिस स्पेस दो, जो इनके पर्सनल्स हैं उनको एक प्रॉपर मतलब ड्यूटी आवर्स एंड एवरीथिंग दो। ऐसा नहीं एडिशनल चार्ज पे ही आ रहे हैं, है ना, आईपीएस साहब को बुला लिया, ठीक है, ये पसंद आते हैं मुझे आईपीएस साहब, इनको बुला लिया, नहीं। इनहैंसिंग सीबीआई स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथन ह्यूमन रिसोर्सेज to give CBI more powers related to union, state and concurrent lists. Is it clear?
अब देखो दोस्तों, ये शायद सेकंड लास्ट न्यूज है, बट डोंट वरी, टाइम मैटर नहीं करता, मेन थिंग इज क्या सीख के जा रहे हैं, ठीक है। सेंसस इज नॉट अबाउट काउंटिंग शीप। शीप का मतलब क्यों है भाई, क्यों नहीं काउंट करना है शीप को, भेड़ को क्यों नहीं काउंट करना है? इस बात को समझिएगा कि देखो, सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया में अभी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात चल रही थी। किसकी? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की। भैया इनका कहना था देखो कि हम सोशियो इकोनॉमिक तो चाहते ही चाहते हैं, साथ साथ कास्ट भी आप नोटिफाई करो, कास्ट भी नोट करो और उसके बेसिस पे सेंसस करवाओ, सो दैट हमें पता चले कि कौन सा वर्ग आज कितना पिछड़ा हुआ है, ठीक है। एंड आई फील कि ये होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। बेस्ट यूजेस ऑफ अ सेंसस हैपेंड इन यूएसए in 1850 and 1860. Anti-slavery campaigners used the numbers from two consecutive national censuses to build support for abolition of slavery. तो आप देखो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है सेंसस। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि भाई लोग काउंट कर लिए, भेड़ काउंट कर लिए, हाँ भाई इतने लोग हैं, खत्म नहीं। उसके पीछे जो अंडरलाइन डेटा आता है ना, जो अंडरलाइन ट्रेंड्स मिलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया में सेंसस की बात करें तो सेंसस जो है साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशियो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक कंट्री के पॉपुलेशन को नोट करता है, ठीक है। बहुत डिटेल सर्वे होता है दोस्तों सेंसस, इसीलिए 10 साल में एक बार करवाया जाता है। ध्यान रखना, इंडिया में ह्यूमंस का सेंसस 10 साल में एक बार होता है। अगर आप जानवरों को देखोगे तो 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में कभी भी हो सकता है, बट इंसानों का सेंसस 10 साल में एक बार करवाया जाता है, ठीक है। Census was first started under the British Viceroy Lord Mayo in 1872, non-synchronously in different parts. ध्यान रखना, लॉर्ड मेयो ने करवाया तो था, बट ही डिड नॉन सिंक्रोनस। तो फादर ऑफ सेंसस किसको कहा जाता है इंडिया में? फादर ऑफ सेंसस किसको कहा जाता है इंडिया में? चलिए ये मैं आपके लिए सवाल छोड़ता हूं, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपके लिए सवाल छोड़ता हूं। इट हेल्प इन फ्रेमिंग न्यू पॉलिसीज, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स टू अपलिफ्ट एरियाज एंड इंप्रूवमेंट ऑफ कम्युनिटी। ऑब्वियसली बात है, बहुत कॉमन बात लिखी है, जब आप डेटा कलेक्ट करोगे, नई नई पॉलिसीज बनाओगे, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लेकर के आओगे, साथ ही साथ कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट करोगे, साफ सी बात है। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो इंडिया में हुआ था ये 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में। आपको बताना है फादर ऑफ मॉडर्न सेंसस इन इंडिया कब हुआ था, किसको कहा जाता है, ठीक है। अब जो कंडक्ट किसने क्या कौन करता है सेंसस, ध्यान रखिए, कंडक्टिंग द डेसेनियल सेंसस rests with Office of Registrar General and Census Commissioner India under the Ministry of Home Affairs। तो ध्यान रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंसस करवाती है थ्रू ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेंसस कमिश्नर, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है देखो, स्टेट को इंडिविजुअल से जोड़ता है, ऑब्वियसली बात है, लोग और इंडिविजुअल को आपस में कनेक्ट करता है। इसके अलावा मेजर डेटा लेकर आता है, एज, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन, लैंग्वेज स्पोकन, इन सब से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा निकालता है, ठीक है। प्लानिंग एंड रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली बात है, प्लान करता है, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। वेल बिफोर द टर्म बिग डेटा became commonplace have provided great amount of reliable numbers over time। तो सोचो बिग डेटा, आज की डेट में हम बात कर रहे हैं, सेंसस वाज नथिंग बट एन एक्सरसाइज टू जनरेट बिग डेटा ऑफ पॉपुलेशन एंड यूजिंग दैट फॉर आवर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। प्रिवेंटिंग बिगॉटरी और प्रेजुडाइस, ऑब्वियसली बात है, आप देखिए इंदिरा स्वामी जजमेंट में या कोई कई सारे जजमेंट जब हुए है ना, जब जजमेंट हुए तो व्हाट कोर्ट आस्क्ड बिफोर गिविंग रिजर्वेशन, दे आस्क्ड फॉर लेजिट डेटा। बताओ भाई कितने लोग, आप बोलते हो कि ये कम्युनिटी पिछड़ी हुई है, हम भी मान सकते हैं, चलो भाई पिछड़ी हुई है, हम मानते हैं, बट डेटा कहाँ है? कैसे हम मान लें कि अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी है ना? प्लीज ये ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि भैया जो प्रेजुडाइज है, बिगॉटरी है, जो हम मान के बैठे होते हैं यार ये तो बेकारी है, गरीब है, उसको तोड़ता है। द फॉल इन टोटल फर्टिलिटी रेट अमंग मुस्लिम्स इज फास्टर देन एनी कम्युनिटी। कैन यू थिंक ऑफ दैट? हम मानते हैं कई बार, स्पेसिफिकली टिपिकल इंडियन माइंडसेट है कि मुस्लिम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बट अगर आप डेटा देखेंगे तो टोटल फर्टिलिटी रेट में मुस्लिम्स का सबसे ज्यादा टीएफआर कम हुआ है ना। डिफरेंसेस इन टीएफआर अक्रॉस इंडिया हैव मोर टू डू विद रीजन एंड सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, नॉट रिलीजन और कास्ट, है ना। तो अगर समझिएगा कि रीजन मतलब कि जैसे कुछ एरिया में, जब बिहार में लोगों की आदत है 5-5 6-6 बच्चे पैदा करने की, तो दे डू इट, है ना, 6 कुछ हो जाए। साउथ इंडिया एक बार को समझ चुका है, चीजें देख चुका है, जान चुका है, वहां पे कम बच्चे पैदा होते हैं, कम बच्चे पैदा किए जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस है एजुकेशन पे, ठीक है। गरीब पर्सन है, ऐसा देखा गया है कि दे प्रोड्यूस लेस मोर चिल्ड्रन, है ना। उनका ऐसा मानना था भाई जितने हाथ उतना काम होगा, ये नहीं भूल जाते हैं मुंह भी है, पेट भी है ना। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू रिलीजन और कास्ट। डाइवोर्स रेट की अगर हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं हमारे यहाँ बड़ा मतलब वैसा प्रथा चलती थी, डाइवोर्स नाम का शब्द नहीं होता है हिंदू मैथोलॉजी में, गांव में नहीं होता, ये अर्बन फेनोमेना है। बट द ट्रुथ इज
अगर आप देखेंगे रूरल रेट और अर्बन डाइवोर्स रेट दोनों ऑलमोस्ट बराबर है, 89% एंड 82%। कैन यू थिंक ऑफ दैट, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें, है ना। डेटा बहुत कुछ बताता है और रियल चीज पिक्चर आपके सामने रखता है। कंटेंशियस इश्यूज की बात करें तो टर्निंग टू सेंसस into a gateway for nationwide contentious register of citizens opposed by a large population। ध्यान रखिएगा, कंटेंशियस इशू क्या है, देखो सेंसस जो है एक तरह से नेशन वाइड में कंटेंशियस एनआरसी में कन्वर्ट ना हो जाए, ये चीज लोगों लग रही है, ठीक है। एनआरसी क्या है, देखिए दोस्तों, रजिस्टर ऑफ सिटीजन ऑलमोस्ट हर नेशन मेंटेन करता है ना, रजिस्टर ऑफ सिटीजन हर सिटीजन मेंटेन, हर नेशन मेंटेन करता है, सो दैट वो आइडेंटिफाई कर पाए कौन मेरा लेजिट सिटीजन है कौन नहीं है, ठीक है। तो सेंसस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वो फेनोमेना है जिसमें आप कोशिश करते हो अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने की ओवर द टाइम, क्योंकि हर 10 साल में होता है। सपोज कीजिए मैं अगर इंडिया में कहीं पे भी रह रहा हूँ तो ऑब्वियस ही बात है मेरा सेंसस हुआ होगा, आई मस्ट बी रजिस्टर्ड समवेयर, ठीक है। जो द मिसिंग सेंसस किसको कहते हैं, इट इज accompanied by the extensive desire to mine data of citizens, not in a way that offers them any benefit or security, but their relationship with the government is more asymmetrical। ध्यान रखिएगा, अगर आप मिसिंग सेंसस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सेंसस मिस हो जाता है ना, सेंसस मिस हो जाता है, सेंसस की मूल भावना मिस हो जाती है, और आप क्या करते हो पॉलिटिकल पर्पस के लिए, ठीक है, अपने गवर्नेंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए इन निगेटिव सेंस, ठीक है, आप उसको यूज करते हो, मिस यूज करते हो, ऐसा मुझे कहना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए, सेंसस जो है वाइटल है, प्रीशियस है, ऑब्वियस सी बात है, इतना इंपॉर्टेंट डेटा है सभी का। इट इज अ रिपोजिटरी ऑफ कंप्लीट डेटा अबाउट द कंट्री which is gathered openly, voluntarily and with the use of public money, making it a social good। ध्यान रखना ये सोशल गुड भी है, ठीक है। Fundamentally, it is a way in which state, by knocking all the doors, displays its desire to connect with people who ultimately comprise the nation। ध्यान रखिएगा, जो कि देश को बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आज की लास्ट न्यूज है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2022। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जा रहे, प्रोबेबिलिटी है, बट सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ लो, कभी कभी रैंडम एसएससी और बैंकिंग एग्जाम से पूछ लिया जाता है। यहाँ पे काम क्या आएगा यूपीएससी के लिए, मेंस में ये पॉइंटर्स काम आएंगे, ठीक है, मेंस में ये पॉइंटर काम आएंगे, ध्यान रखिएगा। हर एक साल को 21 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाते हैं। 2022 की थीम क्या है, एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, ठीक है, रेसिज्म खत्म करो पीस बिल्ड करो। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 1981 में बनाया गया था, मतलब स्टैब्लिश किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपके एसएससी बैंकिंग इन सब में हेल्प करेगी। अब देखो चैलेंजेस क्या है ग्लोबल पीस के, है ना, इस रिपोर्ट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहला चीज, रेसिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक अपार्थाइड जिसको हम बोलते हैं काफी ज्यादा बढ़ गया है। रेस, मेरी रेस सुपीरियर, उसकी रेस सुपीरियर, ये जो राइट विंग का इमरजेंस है, ये चीजें अपने आप में लेकर के आएगा। ग्लोबल अनरेस्ट देखने को मिल रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, रशिया यूक्रेन वॉर, रेफ्यूजी क्राइसिस काफी ज्यादा हुआ है। यूएन रेफ्यूजी एजेंसी ने कहा है 79.5 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड एट द एंड ऑफ 2019 ड्यू टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, persecution and other regions. New power tussle in order to achieve geopolitical hegemony, pandemic and climate crisis. I hope ये सारी चीजें आपको समझ में आई है, क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों, ये सारी चीजें आपको समझ में आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपके पास अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कीजिए, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, विद दैट आई एंड दिस लेक्चर। 43 मिनट का है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके तुरंत बाद, सॉरी मतलब कल सुबह आपको मिलेगा किसका, आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर के लिए कल सुबह तैयार रहिएगा। शाम को दोबारा जियोग्राफी का भी लेक्चर आएगा, सेम डे जियोग्राफी का भी लेक्चर आएगा। कृपया अपना प्यार बनाए रखें और फील फ्री टू रीच आउट टू अस एट एनी टाइम, ठीक है। टेलीग्राम के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम आईडी है दैट इज @D_Prakash, ये पर्सनल में आईडी दे रहा हूँ, ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है, @UPSC with DP, डी प्रकाश मेरा नाम है, DP, ठीक है। तो UPSC with DP, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। Yes, my dear friends, with that I end this session. I hope you have loved it. Please like, share and subscribe. Thank you and have a great day. Bye bye.